नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पुस्तक की बात करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इसको लिखा है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये बेसिकली किताब बताती है अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है। तो आइए आज इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इस किताब का मेन टाइटल थंबनेल है पूंजीवादी प्रणाली और राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता के बीच के संबंध के बारे में बताती है। बेसिकली ये पुस्तक प्रसिद्ध पूंजीवादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक कैपिटलिज्म एवं फ्रीडम अर्थव्यवस्था की शास्त्रीय पूंजीवादी प्रणाली और राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता के बीच अनिवार्य संबंध को स्थापित करती है। इस पुस्तक की मूल स्थापना ही यही है कि आर्थिक स्वतंत्रता यानी मुक्त बाजार तथा मुक्त विनिमय प्रणाली के बिना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इस स्थापना को सिद्ध करने के लिए फ्रीडमैन स्वतंत्रता को अलग अलग खांचों में रखकर देखते हैं तथा उनकी तुलना मुक्त एवं बंद आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में करते हैं। वे बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। उनके अनुसार जब तक उत्पादन तथा बाजार पर सरकार का नियंत्रण है, व्यक्ति राजनीतिक रूप से भी अपना मत तथा असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा ही संचालित होगा। इस क्रम में वह मुद्रा पर नियंत्रण, विदेशी व्यापार, राजकोषीय नीतियां, शिक्षा में सरकार की भूमिका, पूंजीवाद और भेदभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व, आय का वितरण, समाज कल्याण, गरीबी उन्मूलन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर पूंजीवादी नजरिए से विचार करते हैं। इस पुस्तक की भूमिका की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी के प्रसिद्ध वक्तव्य से होती है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यहाँ मत पूछे कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, पूछे कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। इस वक्तव्य के आधार पर बनाकर फ्रीडमैन व्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप की जमकर खबर लेते हैं। वह कहते हैं कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है। इस वाक्यांश में निहित है कि सरकार संरक्षक है तथा नागरिक संरक्षित, और यह स्थिति एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए स्वयं पर विश्वास और कुछ कर सकने की क्षमता के विपरीत है। आगे आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। वाक्यांश से प्रतिनिधित्व होता है कि सरकार स्वामी या देवता है और नागरिक सेवक या मतदाता। स्वयं व्यक्ति के लिए देश अलग अलग व्यक्तियों का एक समूह है जो मिलकर इसका निर्माण करते हैं, या उन व्यक्तियों के ऊपर कोई भिन्न अस्ति नहीं है। सरकार केवल यह उपकरण है जिसके माध्यम से हम अपनी स्वतंत्रताओं को जीते हैं। इसके अनुसार इससे अधिक सरकार का महत्व नहीं होना चाहिए। फ्रीडमैन के अनुसार सरकार के सारे रूप व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, और चूंकि समाजवाद में व्यक्ति पर सरकार का हस्तक्षेप अधिक से अधिक होता है, इसलिए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। इसलिए फ्रीडमैन लोकतांत्रिक समाजवाद को एक विरोधाभासी पद मानते हैं। मुक्त समाज में सरकार की भूमिका के बारे में फ्रीडमैन कहते हैं कि सरकार की भूमिका वही करने में सीमित होनी चाहिए जो बाजार अपने लिए नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक अंपायर की भूमिका खेल के नियमों को निर्धारित करने, मध्यस्थता करने तथा लागू करने के लिए होती है, समाज में सरकारी गतिविधि का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। यद्यपि फ्रीडमैन साथ में यह भी उल्लेख करते हैं कि यहाँ उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से जिम्मेदार और समझदार वयस्कों तक ही सीमित हैं। बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सीमाओं को सामान्य स्वतंत्रता की सीमाओं के रूप में नहीं गिना जाता है। तकनीकी एकाधिकार और पड़ोस का प्रभाव के बारे में जानते हैं। फ्रीडमैन बताते हैं कि सरकारी गतिविधियां तथा उन स्थितियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक होंगी जो व्यक्तियों के बीच मुक्त विनिमय को मुश्किल या असंभव बनाती हैं। वह इस प्रकार की जिन स्थितियों का वर्णन करते हैं वे हैं तकनीकी एकाधिकार और पड़ोस का प्रभाव, टेक्निकल मोनोपोली एंड नाइबरहुड इफेक्ट। एकाधिकार तब होता है जब एक व्यक्ति या संस्था का किसी वस्तु या सेवा पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
इसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति जब व्यक्तियों को प्रदाता चुनने की कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं हो। पड़ोस का प्रभाव तब होता है जब एक व्यक्ति के कार्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे अन्य लोग बच नहीं सकते। फ्रीडमैन इसके लिए नदियों और झीलों के प्रदूषण का उदाहरण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपरी नदी से कचरा फेंकता है तो अनुप्रवाह क्षेत्र के लोगों के पास इससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जबकि प्रदूषक दूसरे को अपने पानी के प्रदूषण के लिए क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन यह डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों के पास विकल्पों की कमी के कारण पैसों के लिए पानी की गुणवत्ता के मुक्त आदान प्रदान के रूप में नहीं गिना जाएगा। आगे फ्रीडमैन वित्त के नियंत्रण में सरकार की भूमिका के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि चूंकि मुक्त बाजार अत्यंत स्थिर होता है और इससे आर्थिक विकास की दर को निरंतर बनाए रखना मुश्किल होता है, इसलिए लोग वित्त व्यय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर सरकार को नियंत्रण देने की बात करते हैं। इस मामले में फ्रीडमैन का तर्क है कि पैसे के नियमन में सरकार का उद्देश्य केवल निजी व्यक्तियों और समूहों को मुक्त आदान प्रदान में संलग्न होने के लिए एक स्थिर ढांचा प्रदान करना होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार व्यवस्था के मामले में फ्रीडमैन किसी भी प्रकार के कृत्रिम हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। वे ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंत में और सभी मुद्रा नियंत्रणों और व्यापार बाधाओं, यहाँ तक कि स्वैच्छिक निर्यात कोटा के अंत की बात करते हैं तथा एक स्थायी विनिमय दर प्रणाली की वकालत करते हैं। फ्रीडमैन का कहना है कि व्यापार संतुलन समस्या का यही एकमात्र सही समाधान है। आगे फ्रीडमैन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार व्यवस्था में सोने की भूमिका पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह पैसे के मूल्य से संबंधित है। वे सुझाव देते हैं कि अमेरिकी सरकार को अपनी वित्तीय गतिविधियों के एक निश्चित प्रतिशत का समर्थन सोने के भंडार से करना चाहिए। राजकोषीय नीति के बारे में फ्रीडमैन का कहते हैं कि सरकार खर्च में वृद्धि से आमतौर पर आर्थिक विकास और विस्तार नहीं होता। फ्रीडमैन का यह तर्क उस समय प्रचलित कीन्स के आर्थिक मॉडल के विपरीत था, जो द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 के बाद की अवधि में प्रचलित था। कीन्स का मानना था कि आर्थिक मंदी उपभोक्ता खर्च और कुल मांग के व्यावसायिक निवेश घटकों में कमी के कारण होती है। सरकारें खर्च और कर नीतियों को समायोजित करके व्यापार चक्र को स्थिर कर सकती हैं और आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित कर सकती हैं। फ्रीडमैन इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। उनके अनुसार सरकारी खर्चे में वृद्धि किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत धीमी गति से लागू होती है। इसके अलावा सरकारें उन समस्याओं जिनके कारण शुरुआती खर्च में वृद्धि हुई थी के समाधान हो जाने के बावजूद आमतौर पर अपने खर्च में कमी नहीं करती हैं। फ्रीडमैन सरकारी खर्च को राजकोषीय नीति के एक अनपढ़ उपकरण के रूप में चित्रित करते हैं, जिसका शायद ही कभी उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा में सरकार की भूमिका और वाउचर प्रणाली क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। फ्रीडमैन के विचार क्या है इसके बारे में चलो देखते हैं इस वीडियो में। शिक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में फ्रीडमैन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए सरकारी सब्सिडी की वकालत करते हैं, परंतु ये व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन में सरकारी सब्सिडी का विरोध करते हैं। इसके पीछे वह पुनः पड़ोस के प्रभाव, नाइबरहुड इफेक्ट तथा अभिभावकीय चिंता का तर्क देते हैं। वे लिखते हैं, एक स्थित और लोकतांत्रिक समाज नागरिक के स्तर पर बिना न्यूनतम साक्षरता और ज्ञान तथा व्यापक स्तर पर बिना एक समान मूल्यों की स्वीकृति के असंभव है। शिक्षा दोनों ही मामलों में बराबर योगदान कर सकती है। परिणाम स्वरूप बच्चे की शिक्षा में होने वाला लाभ न केवल उसे या उसके माता पिता को प्राप्त होता है, बल्कि यह समाज के अन्य सदस्यों को भी प्राप्त होता है। इसे ही पड़ोसी का प्रभाव, नाइबरहुड इफेक्ट कहा जाता है। इसे उनके अनुसार यदि किसी समाज के अधिकांश लोगों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित सीखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव सभी नागरिकों पर पड़ेगा। इसलिए इसमें सार्वजनिक सब्सिडी जरूरी है, परंतु साथ ही वे उन्नत शिक्षा, एडवांस एजुकेशन तथा व्यावसायिक शिक्षा में सब्सिडी का विरोध भी करते हैं। वे लिखते हैं कि यदि उन्नत शिक्षा, एडवांस एजुकेशन तथा व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन में भी सब्सिडी जारी रहती है तो इससे शेष समाज को लाभ कम होने लगता है। इसके पीछे फ्रीडमैन का तर्क है कि उन्नत शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा का लाभ व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी तक ही सीमित होता है तथा इसका अत्यंत कम लाभ शेष समाज को मिलता है।
इसलिए इस पर सार्वजनिक सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं है। सरकार द्वारा शिक्षा के वित्त पोषण के लिए फ्रीडमैन करों द्वारा जुटाए गए धन से वित्त पोषित सरकारी स्कूलों के बजाय वाउचर प्रणाली अपनाने का सुझाव देते हैं। फ्रीडमैन लिखते हैं कि सरकारें न्यूनतम स्तर की शिक्षा को वित्त पोषित करने के लिए अभिभावकों को एक वाउचर उपलब्ध करवा सकती हैं, जो प्रति बच्चा एक निर्दिष्ट अधिकतम राशि के मूल्य का होगा और जिससे सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इससे माता पिता उनकी स्वेच्छा और चयन द्वारा वाउचर की इस राशि को या उसमें अतिरिक्त राशि जोड़कर बच्चे के लिए अपनी पसंद की संस्था चुनने तथा शैक्षणिक सेवाएं क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये शैक्षणिक सेवाएं लाभ के लिए संचालित निजी उद्यमों द्वारा भी प्रदान की जा सकती हैं या गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा भी। इसके अलावा संस्थानों के स्तर पर सरकार की भूमिका केवल स्कूल के लिए कुछ न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने तक सीमित होनी चाहिए, जैसे शिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम सामान विषय वस्तु को शामिल करना, केवल उतने ही स्तर पर जितना कि सरकार न्यूनतम स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए रेस्तरां का निरीक्षण करती है। पूंजीवाद और असमानता। फ्रीडमैन का मानना है कि एक मुक्त बाजार पूंजीवादी समाज त्वचा का रंग, लिंग, धर्म, सामाजिक समूह तथा विकलांगता जैसे हर प्रकार के भेदभाव को कम करता है। पूंजी की संकल्पना ही भेदभाव की शून्यता पर आधारित है। इसे साबित करने के लिए कई उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं, अमेरिका गृह युद्ध के बाद दक्षिणी राज्यों में नीग्रो समुदाय पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कई उपाय किए। इनमें से एक उपाय जो कभी किसी पैमाने पर नहीं किया गया वह था वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाना। इससे निजी संपत्ति में एक बुनियादी विश्वास परिलक्षित होता है जो इतना मजबूत था कि उसने नीग्रो के खिलाफ भेदभाव करने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ, उसने नीग्रो के लिए और अधिक प्रगति का अवसर प्रदान किया। वह आगे लिखते हैं कि रोटी खरीदने वाले को नहीं पता होता कि वह आगे गोरे आदमी द्वारा उगाए गए गेहूं से बनी या नीग्रो द्वारा, एक ईसाई द्वारा उगाए गए गेहूं से या यहूदी द्वारा। इसका परिणाम यह होता है कि गेहूं का उत्पादनकर्ता अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की स्थिति में होता है। इसे इस बात से अंतर नहीं पड़ता है कि उसके यहाँ काम करने वाले का रंग, धर्म या चरित्र क्या है। आगे फ्रीडमैन आय के वितरण पर बात करते हैं और आय समानता को लेकर उठाई जा रही कृत्रिम सरकारी पहलों पर अपना मतभेद व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार वास्तविक अर्जित आय में असमानता मुक्त बाजार के विनिमय की आवश्यक विशेषता है और इस प्रकार की आय असमानता समग्र रूप से कहीं अधिक समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। आय समानता क्या है और यह सामान्य समानता से कैसे संबंधित है, इस बारे में गलतफहमी के कारण आय पुनर्वितरण के प्रयास अप्रभावी होते हैं। विभिन्न नौकरियों की जटिलता और आकर्षण के अनुसार वास्तविक आय अनिवार्य रूप से भिन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन है और अनाकर्षक दोनों हैं तो वे इसे करने के लिए उच्च वेतन या अधिक लाभों की मांग करेंगे। इसलिए मजदूरी को नियंत्रित करना व्यक्तियों को उनकी सेवाओं को उस दर पर बेचने से रोकता है जो वे उसके लिए उचित समझते हैं। आय पुनर्वितरण के एक प्रमुख उपकरण है के रूप में फ्रीडमैन का कराधान प्रणाली के आमूल बदलाव की बात करते हैं। उनका दावा है कि यह गणितीय आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि संयुक्त राज्य में प्रगतिशील कर प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्स ग्रेजुएटेड रेट टैक्स सिस्टम द्वारा एकत्रित कर की राशि एक समान दर कर प्रणाली फ्लैट रेट टैक्स सिस्टम द्वारा एकत्र की जाने वाली राशि से कम है। इसके अतिरिक्त वे यूएस टैक्स कोड में उन सभी खामियों और अपवादों को चिन्हित करते हैं जिसका फायदा उठाकर लोग अपने आय स्तर से कम आयकर का भुगतान करते हैं, जिससे प्रगतिशील कर प्रणाली अप्रभावी हो जाती तथा इससे कराधान से बचने के तरीके खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले समय और संसाधनों की बर्बादी भी होती है। धातव्य है कि प्रगतिशील कर दर प्रणाली से तात्पर्य ऐसी कर प्रणाली से है जहां आय के आधार पर कर की दरों में अंतर होता है तथा अधिक आय पर अधिक दर का प्रावधान होता है, जबकि एक समान कर दर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें सभी आय वर्ग के लोगों के लिए एक समान कर की दर का प्रावधान होता है। फ्रीडमैन प्रगतिशील कर प्रणाली के बजाय एक समान कर दर प्रणाली को अपनाने की वकालत करते हैं तथा इसे कराधान से संबंधित सभी खामियों और अपवादों को खत्म करने का एकमात्र उपाय बताते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रीडमैन कराधान पर आधारित विभिन्न प्रकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की बात करते हैं तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज कल्याण के लिए उपाय जैसे सार्वजनिक आवास, न्यूनतम मजदूरी, कानून, कृषि, मूल्य समर्थन और सामाजिक सुरक्षा आदि अपने उद्देश्यों को पाने में असफल
तो हैं ही, बल्कि वे अपने लक्ष्यों के विपरीत परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में वे एक एक कर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं तथा उनसे संबंधित समस्याओं को भी चिन्हित करते हैं। सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं कि सार्वजनिक आवास को किसी भी प्रकार के पड़ोस के प्रभाव से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका केवल एक उद्देश्य समझ आता है और वह है लोगों को आवास देकर उनके साथ एक अभिभावकीय रवैये को स्थापित करना। उन्हें जताना है कि इन परिवारों को किसी भी अन्य चीज से अधिक आवास की आवश्यकता है, भले ही वे इस बार पर सहमत नहीं हो। वे आगे लिखते हैं कि सार्वजनिक आवासों के निर्माण के क्रम में जितने आवासों का निर्माण किया जाता है उससे कहीं अधिक आवास को तोड़ दिया जाता है। सार्वजनिक आवास में घरों में रहने वाले लोगों की संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इससे केवल एक आवास इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वह लोगों को सार्वजनिक आवास उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें नगद पैसे देने पर अधिक जोर देते हैं ताकि लोगों के पास चयन की स्वतंत्रता हो और वे अगर उस पैसे का उपयोग आवास खरीदने में न करना चाहते हो तो उन पर कर दे सकें। आगे वे न्यूनतम मजदूरी कानून के बारे में बताते हैं। वे कानून बेरोजगारी को बढ़ाने हैं और इसलिए हर नौकरी चाहने वाले को एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने में असफल होते हैं। इसी तरह कृषि समर्थन मूल्य के बारे में फ्रीडमैन का मत है कि यह सभी उपभोक्ताओं के लिए भोजन की कीमतों बढ़ाता है लेकिन औसत किसान की कुल आय में वृद्धि नहीं करता। फ्रीडमैन का निष्कर्ष है कि चूंकि ये सभी कार्यक्रम सामान्य आबादी द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों द्वारा वित्त पोषित हैं, इसलिए व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार आय का उपयोग करने से रोकते हैं। वृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा OASI पर फ्रीडमैन का तर्क है सामाजिक सुरक्षा के वे सारे वांछित प्रभाव सभी को सरकार द्वारा प्रतिबंधित सामाजिक सुरक्षा खरीदने की आवश्यकता के बिना प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा खरीदने के लिए बाध्य करने की कानूनी आवश्यकता राज्य की एक अभिभावकीय प्रवृत्ति है जो यह मानती है कि आमतौर पर लोग बुढ़ापे के लिए पर्याप्त बचत करने में असफल रहेंगे भले ही उनके पास इसके लिए अवसर हों और इसलिए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना चाहिए। फ्रीडमैन शिकायत करते हैं कि भले ही राष्ट्रीयकृत सामाजिक सुरक्षा वांछित प्रभावों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है जो कि यह नहीं है केवल तर्कसंगत के रूप में वयस्क नागरिकों पर लागू कोई भी अभिभावकीय नीति व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने वाली उदारवादी व्यवस्था के लिए अस्वीकार्य है। और इससे सबसे अंत में फ्रीडमैन गरीबी उन्मूलन के प्रचलित सिद्धांतों तथा उसके उपायों पर बात करते हैं। फ्रीडमैन बताते हैं कि गरीबों को कम करने के लिए सभी को अपना योगदान देने की आवश्यकता है और इसमें सरकारी उपाय भी शामिल है। सरकारी सहायता के रूप में फ्रीडमैन सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की बजाय नकारात्मक कर प्रणाली की बात करते हैं। नकारात्मक कर प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक निश्चित आय से नीचे के लोगों को नकारात्मक कर देना होगा, यानी सरकार द्वारा उनकी आय के आधार पर उन्हें नियत दर से कर राशि प्रदान की जाएगी। सामान्य शब्दों में समझे तो यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष नकद भुगतान होगा जिसके बाद में फ्रीडमैन पीछे बात करते आए हैं। फ्रीडमैन का मुख्य जोर इस बात पर है कि इससे व्यक्ति के पास चयन का अधिकार सुरक्षित रहेगा और वे प्रदत्त राशि का अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे राज्य नागरिक के प्रति अभिभावकीय रवैया नहीं अपना सकेगा और व्यक्ति एवं राज्य के बीच का संबंध संरक्षक तथा संरक्षित का ना होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होगा, जो एक उदारवादी व्यवस्था का मूल है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो